एंटी डिफेक्शन की बात करते हैं, 10 शेड्यूल में है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें अमेंड किया गया, अमेंडमेंट हुआ, 91st अमेंडमेंट एक्ट से अमेंडमेंट भी इंट्रोड्यूस किया गया। ये ले डाउन करता है डिस्क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इसके अगर वॉलंटरी गिव अप करते हैं मेंबरशिप, या वोट करते हैं या रिफ्यूज़ करते हैं वोट करने से, जो पार्टी की लीडरशिप ने जो वो दिया है, अल्टीमेटम दिया है कि यहाँ ऐसे वोट करना है, विप जो कहा है उसके अगेंस्ट में वोट करते हैं, या इंडिपेंडेंट मेंबर जो है, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर जो है वो ज्वाइन करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो भी वो डिस्क्वालीफाई होंगे डिफेक्शन के ग्राउंड पे। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है 6 महीने के बाद ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे, 6 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। डिस्क्वालिफिकेशन अगर डिफेक्शन के ग्राउंड पे होता है तो इसको डिसाइड करना जो है वो किसके हाथ में है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में है। और ये डिसीजन जो है चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। डिस्क्वालिफिकेशन, नो डिस्क्वालिफिकेशन, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा अगर 2/3 ऑफ द मेंबर जो है किसी पार्टी के 2/3 मेंबर जो है वो मर्ज कर जाते हैं तो वो नहीं होगा। पहले जो है ये 1/3 था, स्प्लिट था। अब 91st अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया उससे अमेंड करके इसे मर्जर किया गया, तो अब 2/3 कर दिया गया। ठीक है कि 2/3 मेंबर जो है अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मर्ज होते हैं तो वो नहीं होगा। अगर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन अपनी पोजीशन सेवर करते कनेक्शन अपनी पार्टी से अपनी ऑफिस में, अगर वो ऑफिस में अपॉइंट होते हैं, इलेक्ट होते हैं तो वो अगर पार्टी को छोड़ते हैं तो वो उनको डिफेक्शन के अंदर नहीं काउंट किया जाएगा। और ये ऑल्दो दिस आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो इलेक्टेड है उस ऑफिस पे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट पे, डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट पे, तो ऑफिस डू नॉट नेसेसरली सेवर कनेक्शन। जरूरी नहीं है कि वो अपना कनेक्शन जो है, टाई जो है वो ब्रेक करे, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जो कनेक्शन है उसको ब्रेक करे, जरूरी नहीं है। जनरली इंडिया में नहीं करते हैं पर यूके में करते हैं। एग्जिट पोल की बात करेंगे तो क्या होते हैं, पोस्ट इलेक्शन सर्वे जो कंडक्ट किया जाता है इमीडिएटली आफ्टर पीपल जो वोट करते हैं उसके बाद इमीडिएटली कंडक्ट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने बैन किया है कि एग्जिट पोल जो है फ्रॉम द टाइम द पोल बिगेन टिल द हाफ एन आवर आफ्टर द पोलिंग एंड्स, तब तक ये एग्जिट पोल के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे। हाफ एन आवर पोल एंड होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल जो है रिजल्ट कैन नॉट बी पब्लिश टिल द लास्ट राउंड ऑफ द इलेक्शन इज ओवर। और अगर इलेक्शन जो है मल्टीपल स्टेट में है तो पब्लिश आफ्टर वोटिंग एंड इन ऑल द स्टेट्स। सभी स्टेट में वोटिंग एंड जो है उससे वोटिंग एंड हो जाए उसके बाद ही कर सकते हैं पब्लिश। ओपिनियन पोल की बात करते हैं तो ये प्री इलेक्शन सर्वे होता है गैदर करने के लिए ओपिनियन वोटर्स का ऑन द रेंज ऑफ इलेक्शन रिलेटेड इशू। रिजल्ट ऑफ सच पोल जो है वो प्रोहिबिटेड है ड्यूरिंग द 48 पीरियड ऑफ 48 आवर इंक्लूडिंग द आवर फिक्स्ड फॉर द कंक्लूजन ऑफ वोटिंग इन ईच ऑफ द फेज ऑफ द इलेक्शन इन कनेक्शन विद द इलेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये देखो इसका मतलब ये है कि ओपिनियन पोल जो है रिजल्ट जो है इस पोल का वो प्रोहिबिटेड है 48 आवर्स, जिसमें 48 आवर्स तक पब्लिश नहीं कर सकते, जिसमें इंक्लूडिंग द आवर फिक्स्ड फॉर कंक्लूजन ऑफ वोटिंग। वोटिंग कंक्लूड नहीं होता है तब तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके जब तक वोटिंग कंक्लूड नहीं होती उसके 48 आवर तक जो है ओपिनियन पोल वो नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंदर सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल करती है इलेक्शन, पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की, ऑफिस प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की। कंपोजिशन की बात करें तो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अदर इलेक्शन कमिश्नर है। प्रेसिडेंट जो है फिक्स करते हैं टाइम टू टाइम कितने नंबर ऑफ मेंबर होंगे। अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं रीजनल कमिश्नर असिस्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर जो इलेक्शन कमिश्नर का और रीजनल कमीशन का वो डिटरमाइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है इक्वल पावर होती है, इक्वल से और रिसीव करते हैं इक्वल से अलाउंस और अदर परक्विजिट जो सिमिलर होती है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की तरह। मैटर जो है डिसाइड किया जाता है मेजोरिटी से, कोई भी मैटर जो है इलेक्शन कमीशन जो है मेजोरिटी से डिसाइड करती है। होल्ड करती है ऑफिस 6 ईयर के लिए या 65 ईयर के लिए, जो अर्ली हो जाए रिजाइन कर सकते हैं, रिमूव किए जा सकते हैं बिफोर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। रिसेंट लॉ जो है अपॉइंटमेंट का रिसेंट लॉ मेंशन करता है एन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर। इसके लिए कमेटी बनती है जिस कमेटी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीजीआई का इंक्लूजन होना चाहिए, पर गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है उसमें प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है और प्लस जो है एक मिनिस्टर है जिसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे और नॉमिनेट करेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंस, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है सिक्योरिटी और टेन्योर होता है, रिमूव किया जा सकते इन द सेम ग्राउंड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ इलेक्शन कमीशन की सर्विस कंडीशन जो वेरी नहीं की जाती टू देयर डिसएडवांटेज। रिमूवल जो है इलेक्शन कमीशन का और रीजनल कमिश्नर का ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। सम अदर इशूज है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के लिए, कोई क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं है, कोई टर्म स्पेसिफिकेशन नहीं है मेंबर के लिए, कोई बार नहीं है रिटायरमेंट के बाद फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। पावर ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो ये डिलिमिट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी को
पार्लियामेंट के स्टेट लेजिस्लेचर के लिए ये प्रिपेयर करते हैं, रिवाइज करते हैं, मेंटेन करते हैं, अपडेट करते हैं वोटर लिस्ट को, ये नोटिफाई करते हैं डेट और शेड्यूल इलेक्शन का, और स्क्रूटनाइज करते हैं नॉमिनेशन पेपर को, ये ग्रांट करते हैं रिकॉग्निशन पॉलिटिकल पार्टीज को, अलॉट करते हैं इलेक्शन सिंबल, सेटल करते हैं इलेक्शन डिस्प्यूट, अपॉइंट करते हैं ऑफिसर जो इंक्वायर करने के लिए डिस्प्यूट को इलेक्टोरल अरेंजमेंट से रिलेटेड, डिटरमाइन करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट पार्टीज का और कैंडिडेट का, प्रिपेयर करते हैं रोस्टर पब्लिसिटी और पॉलिसीज के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज रेडियो टीवी पे, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को डिस्क्वालिफिकेशन एमपी का एमएलए का, एमएलए के लिए एमपी के लिए जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, एमएलए के लिए जो गवर्नर को एडवाइस करते हैं, कैंसिल करते हैं पोल अगर रिगिंग हुई है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, वायलेंस हुआ है, रिक्वेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को गवर्नर को रिक्वेजिशन के लिए, रिक्वेजिशनिंग द स्टाफ नेसेसरी है जो कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन, सुपरवाइज करते हैं मशीनरी इलेक्शन की थ्रू आउट द कंट्री, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को जो अगर इलेक्शन जो है वो हेल्ड किया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल और नॉट, रजिस्टर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ग्रांट करते हैं उन्हें स्टेटस देते हैं नेशनल पार्टीज को, और स्टेट पार्टीज का इनके पास पावर नहीं है कि किसी पार्टी को डी रजिस्टर कर सके, ये पार्टी को रिकॉग्नाइज करते हैं, डी रिकॉग्नाइज करते हैं, रजिस्टर करते हैं पर डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है इनके पास। फॉर स्टेट पार्टी के स्टेटस के लिए क्या क्या होना चाहिए, एट जनरल इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में 3% सीट होनी चाहिए असेंबली में, मिनिमम 3% सीट, 3% सीट और मिनिमम 3 सीट्स। ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन में एक लोकसभा की सीट मिलनी चाहिए हर 25 सीट में, स्टेट में 25 सीट में एक लोकसभा सीट मिलनी चाहिए, और 6% वोट मिले स्टेट में, और एटलीस्ट 1 लोकसभा की सीट मिले या 2 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट मिले, और उसके अलावा या तो फिर 8% टोटल वोट के 8% वैलिड वोट के मिले, और नेशनल पार्टी बनने के लिए 2% सीट मिले लोकसभा में, 3 डिफरेंट स्टेट में, 3 स्टेट में 2% सीट, 11 सीट मिले, 2 स्टेट को मिला के एटलीस्ट 11% सीट मिले। जनरल इलेक्शन जो है लोकसभा का और या फिर असेंबली का तो 6% वोट मिले 4 स्टेट में, और एडिशनली विन करे 4 लोकसभा सीट्स, 4 लोकसभा सीट मिले और 4 स्टेट में जो है 6% वोट मिले, पार्टी जो है उसे रिकॉग्निशन मिले एज अ स्टेट पार्टी, 4 और मोर स्टेट में स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिले। बोथ नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी जो है फुलफिल करते हैं इस कंडीशन फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट लोकसभा असेंबली इलेक्शन के लिए, अदरवाइज वो लूज करेंगे अपने स्टेटस को। इवन नेशनल पार्टी जो अलॉट किया जाता है सिंबल जो एक्सक्लूसिवली रिजर्व होता है उनके लिए थ्रू आउट द कंट्री, सिमिलरली जो स्टेट पार्टी होती है उसे अलॉट किया जाता है सिंबल जो एक्सक्लूसिवली रिजर्व होता है उनके स्टेट में, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड हो। एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल जो होता है उसे उन्हें फ्री सिंबल में से कोई एक सिंबल दिया जाता है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, तो पीएमओ कैबिनेट सेक्रेटरी, सेंट्रल सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बात करते हैं तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन दिस टास्क कैबिनेट जो है असिस्ट किया जाती है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो इंजॉय करते हैं स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के अंदर। ये हेडेड किया जाता है पॉलिटिकली बाय द प्राइम मिनिस्टर, और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है कैबिनेट सेक्रेटरी इसे हेड करते हैं। बैकग्राउंड की बात करेंगे तो ये प्रोसीजर जो है लीगलाइज किया गया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ड्यूरिंग द लॉर्ड कैनिंग। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ इंटरिम गवर्नमेंट का सितंबर 1946 में ब्रॉड किया चेंज इन द नेम। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है एग्जिस्टेंस पे आई 1947 में, बाय रिप्लेस किया इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, इन्होंने रिप्लेस किया, तो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इन्होंने रिप्लेस किया। इसके बाद बात करेंगे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर में इसके 3 विंग होते हैं, एक तो सिविल विंग, मिलिट्री विंग और इंटेलिजेंस विंग। सिविल विंग ये प्रोवाइड करती है एड एंड एडवाइस देती है यूनियन कैबिनेट को। इंटेलिजेंस विंग ये डील करती है मैटर जो रिलेटेड है इंटेलिजेंस का, जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, यूनियन कैबिनेट की जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी से मैटर जो रिलेटेड है उससे डील करती है। मिलिट्री विंग जो है ये प्रोवाइड करती है सेक्रेटरीट असिस्टेंस देती है डिफेंस कमेटी को ऑफ द कैबिनेट, मिलिट्री अफेयर्स कमेटी एंड नेशनल डिफेंस काउंसिल को। तो इसके 3 विंग होते हैं, सिविल विंग होता है, इंटेलिजेंस विंग होता है, मिलिट्री विंग होता है। फंक्शन की बात करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरीट के, तो ये प्रिपेयर करते हैं एजेंडा मीटिंग के लिए कैबिनेट की, ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं डिस्कशन का और डिसीजन ऑफ कैबिनेट जो है और उसका कैबिनेट कमेटी का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये हैंडल करते हैं वर्क जो अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन है मिनिस्टर का और अलॉटमेंट है पोर्टफोलियो का मिनिस्टर्स को, उसके रिकॉर्ड। ये कैबिनेट सेक्रेटरी जो है इंश्योर करते हैं कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मिनिस्टर जो है वो इन्फॉर्म रहे, मेजर एक्टिविटीज से इन्फॉर्म रहे, उसको इंश्योर करती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर पीएमओ जो है, प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस जो है वो स्टाफ एजेंसी है जो प्रोवाइड करती है सेक्रेटरी रेजिस्टेंस और क्रूशियल एडवाइस देती है, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देती है। ये एंजॉय करते हैं स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अंडर अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के अंदर। इसके अंदर कोई अटैच्ड और सबऑर्डिनेट ऑफिस नहीं है। बैकग्राउंड की बात करेंगे तो पीएमओ जो एग्जिस्टेंस में है 1947 में, रिप्लेस किया इसने सेक्रेटरी टू द गवर्नर जनरल टिल 1977 इट वॉज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट। इसे पहले 1977 तक प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट कहा जाता था, फिर इसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहने लगे।
कंपोजिशन की बात करें तो जैसे पॉलिटिकली इससे पीएम हेड करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिवली इससे जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेड करते हैं। पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, 1 और 2 जो है एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, 3 to 5 जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, अंडर सेक्रेटरी होते हैं। फंक्शन की बात करें पीएमओ की तो ये असिस्ट करते हैं पीएम को और अपनी और इन हिज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एड करते हैं उन्हें। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए चेयरमैन ऑफ नीति आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने में से हेल्प करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करते हैं उन्हें ये मेंटेन करते हैं, लाइजनिंग मेंटेन करते हैं विद द प्रेसिडेंट गवर्नर और फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव इन द कंट्री। सेंट्रल सेक्रेटरीट की बात करेंगे तो पीएमओ हो गया। अब बात करेंगे सेंट्रल सेक्रेटरीट तो ये कंप्राइज करते हैं ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर आते ही है। और आर्टिकल 77 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो रूल बनाएंगे फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फॉर द अलोकेशन अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ द सेट बिजनेस। मिनिस्टर और डिपार्टमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के वो गवर्न किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के अंदर। इवोल्यूशन की बात करेंगे तो 1843 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उन्होंने सेपरेट किया उन्होंने सेक्रेटरीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम दैट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द बंगाल। 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्निशन दिया और इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1905 में टेन्योर सिस्टम जो है ऑफ सेक्रेटरी स्टाफिंग इंट्रोड्यूस किया गया, लॉर्ड कर्जन ने टेन्योर सिस्टम ऑफ स्टाफिंग जो इंट्रोड्यूस किया 1905 में। और 1947 में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो रीनेम किया गया, रीनेम्ड मिनिस्ट्रीज। डिपार्टमेंट को रीनेम किया गया मिनिस्ट्रीज की तरह। अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे ऊपर यूनिट होते हैं, यूनिट में ऑफिस इंचार्ज होते हैं। डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी होते हैं या फिर एडिशनल सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं। यूनिट के नीचे डिपार्टमेंट के नीचे विंग होते हैं, विंग में एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। फिर डिवीजन होता है, डिवीजन में डायरेक्टर होते हैं या डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं। फिर ब्रांच होता है, ब्रांच में अंडर सेक्रेटरी होते हैं। सेक्शन होता है, सेक्शन में सेक्शन ऑफिसर होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है यूनिट डिपार्टमेंट विंग डिवीजन ब्रांच सेक्शन। यूनिट डिपार्टमेंट विंग, यूनिट होता है, यूनिट के नीचे डिपार्टमेंट विंग डिवीजन ब्रांच और सेक्शन। तो यूनिट हम अच्छे से एक बार और क्लियर करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहला यूनिट है। यूनिट को हेड करते हैं ऑफिस इंचार्ज। फिर डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट को अंदर होते हैं सेक्रेटरी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी। फिर विंग होता है, विंग के अंदर एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। डिवीजन होता है, इसमें डायरेक्टर होते हैं, ये डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं। ब्रांच होता है, ब्रांच में अंडर सेक्रेटरी होते हैं। और सेक्शन होता है, इसमें सेक्शन ऑफिसर होते हैं। आप फंक्शन की बात करेंगे तो ये असिस्टिंग द मिनिस्टर्स पॉलिसी मेकिंग असिस्ट करते हैं, फ्रेम करते हैं लेजिस्लेशन को, रूल्स और रेगुलेशन को फ्रेम करने में हेल्प करते हैं, सेक्टोरल प्लानिंग और प्रोग्राम फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं, बजट एंड कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर बजटिंग और कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर में हेल्प करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं ओवर द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज, असिस्ट करते हैं मिनिस्टर को डिस्चार्ज करने में अपनी पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो हम बात करेंगे कि जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है इसके फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले असिस्ट करते हैं मिनिस्टर को पॉलिसी बनाने में, फ्रेम करते हैं लेजिस्लेशन को, रूल्स और रेगुलेशन को, सेक्टोरल प्लानिंग प्रोग्राम फॉर्मुलेशन में, बजटिंग और एक्सपेंडिचर कंट्रोल में, सुपरविजन में, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज। असिस्ट करते हैं मिनिस्ट्रीज को डिपार्टमेंट अपनी डिस्चार्ज करने में अपनी पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो वो हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। स्ट्रक्चर की बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, इसके हेड होता है चीफ मिनिस्टर। फिर स्टेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी इसके हेड होते हैं। डिवीजन होता है, डिवीजन के हेड होते हैं डिवीजन कमिश्नर। डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर इवोल्यूशन की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो एग्जिस्टेंस में आया अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। ऑफिस क्रिएट किया गया वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में। 1787 में कलेक्टर जो है उसे रिस्पॉन्सिबल बनाया गया सिविल जस्टिस और मजिस्ट्रेसी इन एडिशन टू रेवेन्यू कलेक्शन। इन्हें सिविल जस्टिस और मजिस्ट्रेसी की पावर दी गई। 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने इंक्लूड किया द टर्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टर्म को इंक्लूड किया। ठीक है, इसके फंक्शन की बात करेंगे इनके तो एज ए हेड ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्ट करने के लिए लैंड रेवेन्यू, गवर्नमेंट की ड्यूज और मेंटेन करते हैं लैंड रिकॉर्ड को, मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट में इज द प्रिंसिपल ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो पाइवटल फिगर होते हैं इंप्लीमेंट करने में डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक्ट करते हैं एज ए रिटर्निंग ऑफिसर फॉर इलेक्शन। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है एक्ट करते हैं एज ए चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट में प्रोटोकॉल ऑफिसर होते हैं ये, और मतलब कि प्रोटोकॉल ऑफिसर मतलब हाई डिग्निटरीज आते हैं तो ये मेंटेन करते हैं प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिविल सप्लाईज के लिए, फूड के लिए और अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया विजन आईएएस की पॉलिटी कंप्लीट।